हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानोस्ली क्लासेस के यूट्यूब सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लास्ट मिनट मैराथन सेशन में। और देखिए, अगर आप पेपर वन की तैयारी कर रहे हैं, एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक है, टाइम बहुत कम बचा है, तो ऐसे वीडियोस जो मैं आपके लिए इस चैनल पर ले आ रहा हूँ बिल्कुल मिस मत करिएगा। और ये सिर्फ मैं व्यूज़ के लिए या ऐसी चीज़ों के लिए नहीं करता हूँ। आप देख सकते हैं व्यूज़ वैसे भी इतना कुछ मैटर करता नहीं है, यहाँ पर व्यूज़ ज़्यादा जाते नहीं हैं, है ना। तो ये जो भी लर्नर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं ये कर रहा हूँ, ताकि उनका सबसे बेस्ट मैं स्कोर में कम से कम आपका स्कोर जो है कम से कम इंक्रीज़ कर पाऊँ। ये मेरा यहाँ पर एक मोटिव है और इसी के लिए ये एक शॉर्ट वीडियो मैं लेके आया हूँ जिसमें सारे आईसीटी फुल फॉर्म्स हैं। तो जो हमारे डेली प्रैक्टिस सेशन होते हैं ना, उसी के जगह पे एग्जामिनेशन तक मैं ये सारे मिनी मैराथन सेशन लेके आ रहा हूँ और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो इस एक वीडियो में आईसीटी के लगभग सभी फुल फॉर्म्स हम देखने वाले हैं, जितने सारे फुल फॉर्म हैं, और उसके साथ साथ एक मिनी डिस्क्रिप्शन भी होगा, उसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन भी है ना। तो स्टार्ट करते हैं। और बहुत शॉर्ट वीडियो होने वाला है, छोटा वीडियो है लेकिन इम्पैक्टफुल वीडियो है। और अगर इस वीडियो का पीडीएफ आपको चाहिए तो आप नीचे जो है जाइएगा, लिंक से टेलीग्राम पे कनेक्ट करके रात में 10 बजे हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये जो पीडीएफ है ये प्राप्त होगा आपको, है ना। रात को 10 बजे मिलता है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और यूट्यूब इस काम को और लोगों तक पहुँचाता है। पहला यहाँ पर एब्रिविएशन है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। ये प्राइमरी कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का जो कि प्रोसेसिंग का काम करता है। तो देखिए, यहाँ पर फुल फॉर्म के साथ साथ मैं थोड़ा थोड़ा जो है आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी देता जाऊँगा। तो सीपीयू सबको मालूम है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होता है ना, ये प्राइमरी मेमोरी भी इसको हम कहते हैं, है ना, प्राइमरी मेमोरी। और जब भी कोई काम आप एक साथ कर रहे हो तो मेमोरी उस समय टेम्पररी मेमोरी होता है, जो कि ये टेम्परली जल्दी से अगर आप उसको एक्सेस करना चाहते हो उसके लिए रखता है। तो आप देखते हो मोबाइल फ़ोन में लोग कहते हैं कि कितना रैम है, 8 GB है, 12 GB, 16 GB, कितना रैम है। तो वो रैम लैपटॉप में, मोबाइल फ़ोन में, डेस्कटॉप में आपके होता है। और उससे आपके कंप्यूटर का या आपके फ़ोन का जो स्पीड है वो भी डिसाइड होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा रैम होगा उतना सारा काम एक साथ आप कर सकते हो, है ना, साइमल्टेनियसली। और इसलिए ये मेमोरी यूज़ होता है कंप्यूटर द्वारा डेटा को टेम्पोरली स्टोर करने के लिए, क्विक एक्सेस के लिए। तीसरा है ROM, रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि परमानेंट मेमोरी होता है ना। या सेकेंडरी मेमोरी इसको हम कह सकते हैं, सेकेंडरी मेमोरी होता है। और इसमें डेटा को आप परमानेंटली रखते हो, सिस्टम बूटअप के टाइम पे यूज़ आता है। और साथ ही साथ बहुत जो है परमानेंट कोई भी अगर फाइल वगैरह कुछ भी आपको वहाँ पर स्टोर करना है तो इसके लिए होता है रीड ओनली मेमोरी। HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव जो होता है, ये स्टोरेज डिवाइस होता है। इसको जो है आप यूज़ करते हैं, कोई भी फ़ोटोज़, वीडियोज़, फाइल्स आपको स्टोर करना है तो उसके लिए ये इसमें एक ड्राइव होता है ना, एक सीडी छोटा सा ड्राइव होता है इसमें जो घूमता है, स्पिनिंग डिस्क होता है, जो कि डेटा को रीड और राइट आप कर सकते हो। रीड और राइट का मतलब आप इसको वाइप आउट भी कर सकते हो, इसको मिटा भी सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो और वापस से इसमें स्टोर भी कर सकते हो। पहले के कई सारी ऐसे स्टोरेज डिवाइसेस थे जिनको एक बार आप भरने के बाद उसको रीयूज़ नहीं कर सकते थे। यहाँ पर इसको रीयूज़ कर पाओगे। लेकिन हार्ड डिस्क ड्राइव जो होता है ना, इसमें मूवेबल पार्ट्स होते हैं, ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि मूव करते हैं। और इसलिए समय के साथ उनमें कोई प्रॉब्लम आना, कोरोजन होना या फिर इसमें कुछ खराबी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके एग्जामिनेशन में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मेरे मुंह से यहाँ पे निकल रहा है, तो हर चीज़ जो है ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में एक बार ये क्वेश्चन पूछ दिया था कि स्पिनिंग डिस्क होता है तो किस में होता है, जो डिस्क स्पिन होता है, घूमता है। SSD जो है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये एक फास्टर स्टोरेज डिवाइस है और ये मॉडर्न डिवाइस है। अभी के टाइम पे यही ज़्यादा चल रहा है SSD। इसका जो साइज़ है वो काफ़ी कम होता है और इसमें डिस्क स्पिन नहीं करता है, इसलिए इसके जो ख़राब होने के चांसेस हैं वो भी कम होते हैं, है ना। ये फ्लैश मेमोरी को यूज़ करता है और ये जो है ना महंगा होता है कंपैरेटिवली, जो है ना ये एक्सपेंसिव होता है HDD के, हार्ड डिस्क ड्राइव से एक्सपेंसिव होता है। ओके, अगला है हमारा GPU, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। तो एक ऐसा प्रोसेसर होता है ये जो कि आपके इमेजेज के रेंडरिंग को, वीडियो के रेंडरिंग को, गेम्स आपको खेलने में मदद करता है। तो वो आपके प्रोसेसर का ही पार्ट होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके जो कंप्यूटर है उसमें इंटेल का i7 प्रोसेसर है ना। अब इसमें अलग से भी ग्राफिक्स, कई बार एनवीडिया वगैरह का ग्राफिक आ जाता है, ग्राफिक कंपनी है तो एनवीडिया, और इसके ग्राफिक्स अगर रहेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से रेंडर कर पाएंगे इमेजेस को, वीडियो को। मान लीजिए कोई एडिटिंग वगैरह आप कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो वहाँ पर ये ग्राफिक्स प्रोसेसर जो है यूज आता है। इसका नाम है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, GPU, है ना।
यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस एक स्टैंडर्ड होता है एक्सटर्नल डिवाइसेस को कीबोर्ड, माउस और स्टोरेज डिवाइसेस से कनेक्ट करने के लिए। यूएसबी का नाम आपने सुना होगा। तो यूएसबी जो है, इसमें यूएसबी ड्राइव भी एक होता है ना। यूएसबी ड्राइव में हम वो फ्लैश मेमोरी होता है छोटा सा एक, और उसको जिसे पेन ड्राइव के भी नाम से जानते हैं। तो वो जो है यूएसबी ड्राइव जो है ना, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है अगर आप कम पैसे में, है ना, अगर बहुत ज़्यादा कम पैसे में आप चाहते हैं कि आपके पास एक मेमोरी हो जो कि आप रोम अराउंड कर सको, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सको आसानी से, तो यूएसबी ड्राइव, है ना। और यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस इसका फुल फॉर्म होता है। इसको इन्वेंट किसने किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और क्योंकि वो एक इंडो अमेरिकन थे यानी इंडियन अमेरिकन थे, तो इसलिए इनका नाम जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक एक तरीके से आप देख सकते हैं ये इंडिया के ही एक जो पर्सन है उन्होंने, जबकि वो अमेरिका में चूंकि वो थे। इनका नाम था अजय भट्ट। अजय भट्ट इन्होंने इन्वेंट किया था, और इंटेल में ये काम करते थे। 1990s के मिड में इन्होंने इसको फाउंड आउट किया था। अजय भट्ट और उनके टीम ने इन्होंने डिज़ाइन किया यूएसबी टेक्नोलॉजी को, जो कि कनेक्शन को कंप्यूटर्स में सिंप्लीफाई करने के लिए यूज़ होता है। और ये इनोवेशन जो है ना, ये डिवाइसेस को हम कैसे कनेक्ट करते हैं, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर जो भी होते हैं, एक्सटर्नल स्टोरेज, इनको, इसके लिए एक बहुत ज़्यादा जो है हम कह सकते हैं कि रिवोल्यूशनरी जो है ना, ये एक इन्वेंशन था। तो एक रिवोल्यूशन ला दिया था इन्होंने। अजय भट्ट इनका नाम है। वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी इसका फुल फॉर्म होता है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो अलाउ करता है डिवाइसेस को कि वो इंटरनेट से बिना किसी वायर के, बिना किसी तार के कनेक्ट कर सकें, तो इसको हम वाईफाई कहते हैं। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो कि डेटा ट्रांसमिशन, एक जगह से दूसरी जगह डेटा आप ट्रांसफ़र करते हैं ना इंटरनेट पे, तो उसको गवर्न करता है। और आईपी एड्रेस जो होता है ना, इससे आपका जो करंट एग्जैक्ट एड्रेस है जहाँ से भी आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बता देगा आपका आईपी एड्रेस। तो एक तरीके से आपके इंटरनेट पर आपका ये एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस। डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जो कि डोमेन नेम्स को ट्रांसलेट करता है आईपी एड्रेसेस में, ताकि वेबसाइट्स को इजीली एक्सेस किया जा सके। तो देखिए डोमेन नेम सिस्टम क्यों, देखिए आपको आईपी एड्रेस के थ्रू अगर कोई वेबसाइट का नाम, जैसे गूगल का नाम याद करना हो, तो क्या आप याद कर पाएंगे? जैसे 192.310.003 ऐसे करके नाम रहेगा। तो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में लाने के लिए डोमेन नेम सिस्टम आया था, है ना। डोमेन्स होते हैं जैसे www.google.com, इस टाइप के, तो ये डोमेन नेम सिस्टम होता है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। ये प्रोटोकॉल यूज़ होता है वेब पेजेज ट्रांसफ़र करने के लिए इंटरनेट पर, लेकिन ये सिक्योर वाला नहीं है ना, याद रखिएगा। ये HTTP है और HTTPS है। तो जो HTTPS है ये है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, और ये जो है ना एनक्रिप्ट करता है डेटा को। ये बार बार क्वेश्चन में आपको कराता हुआ आया हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। एक सिक्योर वर्जन है HTTP जो कि एनक्रिप्ट करता है डेटा को और सिक्योर कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है। यानी अगर आप इंटरनेट पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो सिक्योरली अगर आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, किसी प्रकार का वायरस या मैलवेयर आपके कंप्यूटर में ना आ जाए, एंटर कर जाए, तो इसके लिए HTTPS वाले ही वेबसाइट्स आपको खोलने चाहिए। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल जो कि फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ आता है कंप्यूटर्स और नेटवर्क के बीच में, है ना। तो ये होता है FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एक एक जो चीज़ बता रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ें आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो होता है, ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि ईमेल्स को सेंड करने के लिए यूज़ आता है इंटरनेट पर, है ना। इंटरनेट पर आप ईमेल सेंड करने के लिए इसका इस्तेमाल देखते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इसको हम कहते हैं। एक ऐसा प्रोटोकॉल जो कि ईमेल क्लाइंट्स द्वारा यूज़ होता है ईमेल्स को रिट्रीव करने के लिए मेल सर्वर से। एक मेल सर्वर है, वहाँ से अगर ईमेल को आप जो है रिट्रीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल यूज़ होता है। ये ईमेल क्लाइंट्स द्वारा यूज़ होता है। तो मान लीजिए कि अगर आपका जीमेल एड्रेस है, ईमेल में आप जीमेल यूज़ करते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आउटलुक या हॉटमेल से आप इसको जोड़ें, तो वहाँ पर POP या पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है। IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है जिससे आप ईमेल्स एक्सेस कर सकते हैं एक सर्वर पे जो भी स्टोर हो। तो वो जो पिछला वाला मैंने बताया था ना POP, है ना, वैसे ही ये भी होता है IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। यहाँ पर भी वो दूसरे अगर सर्वर से आप स्टोर किए गए ईमेल को एक्सेस करना चाहते हैं, तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है। API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एक पूरा सेट होता है टूल्स का, जिससे आप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस बना सकते हैं और उसमें कम्युनिकेशन इनेबल कर सकते हैं, है ना। यानी कि उसमें संचार भी आप जो है ना उसको लागू कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस कहते हैं इसको। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर
ये यूआरएल जो होता है ना, यूआरएल आपने देखा होगा, जैसे पूरा ये HTTPS फिर ऐसे करके ये फिर www.blank.com कुछ भी है ना, तो ये यूआरएल होता है पूरा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये वेब एड्रेस होता है जिसको यूज़ करके आप कोई भी स्पेसिफिक रिसोर्स को इंटरनेट पर ढूंढ सकते हैं, है ना। तो ये पूरा का पूरा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या यूआरएल कहते हैं इसको। XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। फ्लेक्सिबल लैंग्वेज होता है जिसको आप जो है डेटा को एनकोड करते हैं ताकि ह्यूमन और मशीन दोनों रीडेबिलिटी बनी रहे, यानी ह्यूमंस भी इसको पढ़ सकें और साथ ही साथ मशीन भी इसको रीड कर सके, क्योंकि मशीन के लिए बार बार कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होता है। JSON जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, है ना, एक लाइट वेट डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट होता है जो कि ह्यूमंस के लिए ईजी होता है रीड और राइट करना, है ना, क्योंकि कई बार हमें जो है ना मशीन वाला जो फॉर्मेट है वो समझ ही नहीं आएगा, तो इसके लिए ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट के लिए जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक प्रश्न भी पूछा जा चुका है पहले के जो एग्जामिनेशन हो चुके हैं उसमें। BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो ये फर्मवेयर यूज़ होता है हार्डवेयर इनिशियलाइजेशन को परफॉर्म करने के लिए बूटिंग प्रोसेस के दौरान, है ना, तो इसको हम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहते हैं। GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, एक ऐसा इंटरफेस होता है जो कि यूजर्स को अलाउ करता है कि वो सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट कर सकें ग्राफिकल आइकन्स या विजुअल इंडिकेटर्स के जरिए। तो जैसे आपने देखा हो ना, फेसबुक का लोगो ऐसा होता है, आप जैसे ही इस लोगो को देखते हो तो आप पहचान जाओगे कि ये फेसबुक का है ना। आपने इंस्टा का लोगो देखा होगा, ऐसा कुछ होता है ना। तो जैसे ही आप देखोगे ये लोगो आप पहचान जाओगे ये क्या है, ये ग्राफिक यूज़र इंटरफेस है। इस पर आप क्लिक करते हो और सीधे आप चले जाते हो उस ऐप में या उस सॉफ्टवेयर में, तो यानी कि ये ग्राफिकल आइकन होता है या विजुअल इंडिकेटर होता है जिससे आप पहचान जाओगे कि कौन सा ऐप क्या है। तो इससे हम कहते हैं GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। CLI कमांड लाइन इंटरफेस, एक टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस होता है जिससे आप कंप्यूटर सिस्टम से इंटरेक्ट कर सकते हो। ये टेक्स्ट बेस्ड होता है, ये ग्राफिक बेस्ड नहीं होता है, कमांड लाइन इंटरफेस। SQL स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, एक ऐसा लैंग्वेज होता है जो कि हम यूज़ करते हैं डेटाबेस को मैनेज और मैनिपुलेट करने के लिए, जो हमारे पास पूरा डेटाबेस होता है उसको। EOL एंड ऑफ लाइफ रेफर टू अ प्रोडक्ट दैट इज़ नो लॉन्गर सपोर्टेड बाई इट्स मैन्युफैक्चरर, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसे मैन्युफैक्चरर अब सपोर्ट नहीं करता है। मान लीजिए आपने कोई फ़ोन लिया एप्पल का मान लीजिए फर्स्ट जनरेशन वाला जो आईफोन आया था वो लिया आपने। अब आईफोन जो है इसको इस सपोर्ट नहीं करता है, माने ये है कि इसका कोई पार्ट अब नहीं मिलेगा, इसका कोई एक्सेसरी अब नहीं मिलेगा, तो वो क्या हो गया, वो EOL हो गया, एंड ऑफ लाइफ हो गया उसका, है ना। CD-ROM इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ये एक टाइप ऑफ स्टोरेज मीडियम होता है। CD आपने देखा है ना, CD जो पहले चलते थे जिसमें मूवीज़ वगैरह लोग देखते थे, इसमें आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं और इसे सिर्फ रीड किया जा सकता है, इसमें राइट नहीं किया जा सकता। मतलब एक बार जो उसमें चीज़ें चली गई हैं ना, उसको वापस से आप फॉर्मेट करके और राइट नहीं कर सकते हैं। DVD जो है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, तो ये CD का एक अपग्रेडेड वर्जन इसको हम मान सकते हैं। तो इससे ज़्यादा इसमें स्टोरेज रहता था DVD में, और इससे जो है ना लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, यानी CD के मुकाबले लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया गया। वीडियो और ऑडियो इसमें यूज़ होता था, DVD जो है वो इसके लिए काम आता था। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये अलग अलग टाइप के डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं ना उसको मशीन रीडेबल डेटा के तौर पे यूज़ करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, ताकि हम कन्वर्ट कर सकें अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को मशीन रीडेबल डेटा में। इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। LAN लोकल एरिया नेटवर्क, आपको मालूम होगा इसके बारे में, एक नेटवर्क होता है जो कि कंप्यूटर्स को एक लिमिटेड एरिया में कनेक्ट करता है। मान लीजिए आपके एक बिल्डिंग में सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, तो वो LAN का एक एग्जाम्पल है ना। VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो होता है ना, एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो कि इंटरनेट ट्रैफिक को एनक्रिप्ट करती है, मतलब एक तरीके से इसको सिक्योरिटी देती है ताकि आप सिक्योर कनेक्शन जो है ना वो मिल सके आपको एक लेस सिक्योर नेटवर्क में भी। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क में IP एड्रेस बार बार स्विच होता रहता है या IP एड्रेस बार बार चेंज होता रहता है। अच्छा, यहाँ पर LAN के बाद ही मैं आपको बता दूँ, एक होता है WAN वाइड एरिया नेटवर्क, है ना। अगर आगे नहीं आया तो मैं पहले ही आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। वाइड एरिया नेटवर्क, तो ये जो है ना लंबे दूरी के जो भी कंप्यूटर से वापस में कनेक्ट हो जाते हैं। और मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एक सिटी में मान लीजिए अगर सारे कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हैं तो वो मैन हो गया, है ना। LDAP लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल, एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है जिसे आप एक्सेस करते हैं और मैनेज करते हैं डायरेक्टरी सर्विसेज को एक नेटवर्क पे। LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है मैनेज करने के लिए, डिलीवर करने के लिए और ट्रैक करने के लिए ऑनलाइन लर्निंग और ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपके ये पेपर 1 के सिलेबस, पेपर 2 एजुकेशन होगा तब भी वहाँ भी आपके
जो टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन वाला पार्ट है वहाँ पर ये देखने को मिलेगा। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम अभी के टाइम में इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका इस्तेमाल करके जो है ना अभी स्टूडेंट्स को हम अलग अलग टाइप से सुविधा प्रदान कर रहे हैं। उनको हम असाइनमेंट उनका जांच सकते हैं, उनको असाइनमेंट हम जो है दे सकते हैं। तो यानी कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हम देख सकते हैं कि ये एक मॉडर्न आईसीटी बेस्ड अप्रोच है एजुकेशन में, है ना। इसमें आप सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। इसमें जितने स्टेक होल्डर्स होते हैं जैसे स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, वो यहाँ पर लॉगिन करके देख सकते हैं। सारा प्रोग्रेस यहाँ पर स्टूडेंट का जो है ना स्टोर हो जाता है। M2M मशीन टू मशीन कहते हैं, एक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होता है जहाँ डिवाइस एक दूसरे से डेटा एक्सचेंज करते हैं बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के, है ना। यानी इसमें हमारा आपका कोई रोल नहीं होगा, डिवाइस आपस में ही डेटा शेयर कर लेंगे। इसको हम M2M कहते हैं, मशीन टू मशीन। एक होता है MAC मीडिया एक्सेस कंट्रोल, एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो कि असाइन किया गया नेटवर्क इंटरफेस को कम्युनिकेट करने के लिए एक नेटवर्क के अंदर। तो इसको हम कहते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल। MIME मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन कहते हैं इसको। एक स्टैंडर्ड है जिसे यूज़ करते हैं हम, जो ईमेल मैसेजेस के फॉर्मेट है ना इसको एक्सटेंड करने के लिए, ताकि ये टेक्स्ट को भी सपोर्ट कर सकें, इमेज को भी और मल्टीमीडिया को भी सपोर्ट कर सकें। तो मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन कहते हैं इसको। NFC नाम सुना होगा आपने, मोबाइल में आपको होता है, पेमेंट्स वगैरह करने के काम आता है ना। अभी आप जाते हैं देखते हैं कई जगह पे आपको कार्ड वगैरह स्वाइप नहीं करना पड़ेगा, बस आप अपने डिवाइस को उस डिवाइस में से जो है टच कराते हैं या पास ले जाते हैं और वो हो जाता है। तो उसको हम कहते हैं नियर फील्ड कम्युनिकेशन। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो शॉर्ट रेंज कम्युनिकेट करने के लिए जो है यूज़ आती है। कॉम्पेटिबल डिवाइसेस चाहिए, यानी दोनों डिवाइस जो कि आपस में करेंगे उनको ये कॉम्पेटिबिलिटी होनी चाहिए, NFC उनके अंदर होना चाहिए। एक होता है NAS नेटवर्क अटैच स्टोरेज, एक ऐसा स्टोरेज डिवाइस जो कि एक नेटवर्क से कनेक्टेड होता है और डेटा एक्सेस को अलाउ करता है। अलग अलग कंप्यूटर से आप जो है ना डेटा एक्सेस कर सकते हैं। OS ऑपरेटिंग सिस्टम, अब इसमें आप देखते हैं कि एक आपका मैक OS हो जाता है जो कि एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक आपका विंडोज का हो जाता है, माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज OS हो जाता है। एक होता है लाइनक्स होता है ना। तो ये सभी, और अगर मोबाइल फ़ोन में देखें तो एक एंड्रॉयड होता है, एक iOS होता है। तो ये सभी जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है जो कि हार्डवेयर को मैनेज करता है और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है कंप्यूटर या डिवाइस पे, और ये कंपनी टू कंपनी चेंज होता है। PaaS प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस कहते हैं, और इसी से एक रिलेटेड और होता है SaaS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, है ना। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं सर्विस के तौर पे। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस है जो कि प्रोवाइड करता है एक प्लेटफॉर्म डेवलपर्स के लिए कि ताकि वो बिल्ड कर सकें और डिप्लॉय कर सकें एप्लीकेशंस को, ऐप को बिल्ड करने के लिए। PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसका फुल फॉर्म होता है, इंपॉर्टेंट है ये। एक ऐसा फाइल फॉर्मेट होता है जिसे आप डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट कर सकते हैं कंसिस्टेंटली अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, इसको हम PDF कहते हैं। PHP हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर इसका फुल फॉर्म है। एक वाइडली यूज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो जो कि वेब डेवलपमेंट में यूज़ आता है, स्पेशली डायनामिक कंटेंट रेडी करने के लिए। अलग अलग अगर उसमें आपके कंटेंट में नुआंसेस हैं, कोई वीडियो ऑडियो कोई चीज़ें मिक्स हैं, तो उसके लिए यूज़ आता है। RAID RAID रिडंडेंट एरो ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, ये डेटा स्टोरेज टेक्नोलॉजी है जो कि कंबाइन करता है अलग अलग हार्ड ड्राइव्स को ताकि वहाँ पर परफॉर्मेंस बेहतर हो, रिडंडेंसी ना हो, है ना। तो इसके लिए फिर रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल RDP एक प्रोटोकॉल होता है जो कि अलाउ करता है यूज़र को कि वो कनेक्ट करें और कंट्रोल करें कंप्यूटर को रिमोटली ओवर ए नेटवर्क। SSH सिक्योर शेल कहते हैं इसको। एक प्रोटोकॉल होता है जिसे आप जो है ना यूज़ कर सकते हैं सिक्योरली एक्सेस करने के लिए और मैनेज करने के लिए रिमोट कंप्यूटर्स मतलब दूर दराज में, अगर कहीं दूर इलाके में कोई कंप्यूटर है तो एक नेटवर्क से उसे कनेक्ट करके और उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं सिक्योर शेल, एक प्रोटोकॉल होता है ये, है ना। सिक्योरली एक्सेस कर सकते हैं, यानी आप उसको एक्सेस भी करेंगे और उसमें कोई खतरा भी नहीं होगा, कोई और जो है आपके कंटेंट को देखेगा भी नहीं। जो भी चीज़ आप वहाँ पे करना चाहें वो कर सकते हैं। SSL सिक्योर सॉकेट्स लेयर इसको हम कहते हैं। एक प्रोटोकॉल होता है जिससे आप डेटा को एनक्रिप्ट करते हैं ट्रांसमिशन के दौरान इंटरनेट पर ताकि सिक्योरिटी बनी रहे। TFTP ट्रिवियल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसको हम कहते हैं। एक सिंपल प्रोटोकॉल होता है जो कि फाइल ट्रांसफ़र में यूज़ आता है। प्राइमरली अगर हम देखें तो नेटवर्क बूटिंग में इस्तेमाल होता है ये, है ना। TCP और IP तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कहते हैं या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। ये एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का सेट है जिसे आप जो है ना जो भी डिवाइसेज कनेक्ट होंगे उनमें डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए इंटरनेट पर इस्तेमाल करते हैं, है ना। इंटरनेट प्रोटोकॉल या TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कहते हैं हम इसको, हाँ। तो ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का सेट होता है। UPS तो एक तो
आपका अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई इसको हम कहते हैं। ये यूपीएस जो होता है ना, अगर मान लीजिए कि पावर कट हो गया आपका, तो आपके कंप्यूटर में जो डेटा है वो लॉस ना हो जाए, इसके लिए टेम्परली जो है ना आपको ये पावर सप्लाई दे देता है। एक डिवाइस होता है जो कि बैकअप प्रोवाइड करता है। इलेक्ट्रिकल आउटेज हो गया, अगर कहीं इलेक्ट्रिसिटी डिस्टर्ब हो गया थोड़ी देर के लिए, ताकि आपका डेटा लॉस ना हो। यूयूआईडी यूनिवर्सली यूनिक आइडेंटिफायर कहते हैं इसको। 128 बिट का आइडेंटिफायर होता है जिससे हम यूनिकली जो है ना ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, एंटाइटल करने के लिए सिस्टम के अक्रॉस में यूज़ करते हैं। वाईमैक्स वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, ये एक वायरलेस कम्युनिकेशन होता है जिसे डिज़ाइन किया गया है लॉन्ग रेंज इंटरनेट एक्सेस के लिए। अब इसके बाद जो भी आ रहा है ना ये सभी एडवांस्ड हैं, तो अगर कभी पूछा जाए तो ये भी चीज़ें आपको पता हो, इसके लिए मैंने इसको इंक्लूड किया हुआ है। ADSL एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन इसको हम कहते हैं। एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन का टाइप होता है जो कि फास्ट डाउनलोड स्पीड देता है, अपलोड स्पीड्स कम होता है लेकिन डाउनलोड स्पीड काफ़ी फास्ट होता है। इसको हम कहते हैं एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। BPS बिट्स पर सेकेंड एक यूनिट होता है जिसे हम डेटा ट्रांसफ़र स्पीड को मेज़र करते हैं कि कितना तेज़ डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ये जो है ना सॉफ्टवेयर को हम यूज़ करते हैं प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करने के लिए, सिस्टम्स को डिज़ाइन करने के लिए। इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर जैसे फील्ड में इसको हम CAD या कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कहते हैं। CAM कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का यूज़ करके अगर हम मशीनरी वगैरह को कंट्रोल करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल करते हैं, इसको हम CAM कहते हैं। ये जो आपके कार मैन्युफैक्चरर्स हैं ना ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ये इसका और इसका CAD और CAM का, है ना, कार और बाइक को मैन्युफैक्चर करने वाली जो कंपनीज हैं। CSV कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ एक फाइल फॉर्मेट होता है जिससे आप टेबुलर डेटा को स्टोर करते हैं, क्योंकि टेबल वाले डेटा को स्टोर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ना, और इसको स्टोर करने के लिए आप कॉमा सेपरेटेड वैल्यू CSV यूज़ करते हैं। हर वैल्यू को सेपरेट करते हैं आप कॉमा से। DPI डॉट्स पर इंच एक मेज़र होता है प्रिंट रेजोल्यूशन के लिए या इमेज क्वालिटी कैसी है, तो ये इसके लिए प्रिंटर्स और स्कैनर्स में यूज़ होता है। DPI डॉट्स पर इंच, जितना ज़्यादा डॉट्स पर इंच उतना ज़्यादा क्रिस्प क्वालिटी, उतना ज़्यादा हाई डेफिनेशन में आपका इमेज होगा, याद रखिएगा। DVR डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर इसका फुल फॉर्म है। एक डिवाइस होता है जिसे आप वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ करते हैं, और डिजिटली जो है ना वो कंटेंट को आप रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ करते हैं ताकि बाद में इसको देखा जा सके। EDI इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज एक बिजनेस डॉक्यूमेंट का एक्सचेंज होता है दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, ताकि एक जो है वहाँ पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होता है, ताकि वहाँ पर जो है ना जो भी डेटा इंटरचेंज हो वो इलेक्ट्रॉनिकली जो है पॉसिबल हो पाए फिजिकली से के बजाय, तो ये होता है। EIE अर्ली इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। ये अर्ली स्टेज इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी या सिस्टम होता है जिसे आप इंटीग्रेट करते हैं स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए। GIF या ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट कहते हैं इसको। एक बिट मैप इमेज फॉर्मेट होता है जिसे हम यूज़ करते हैं सिंपल ग्राफिक्स और एनिमेशंस के लिए। GIF, तो GIF आपने बहुत देखा होगा, मीम्स वगैरह में यूज़ होता है। छोटे छोटे जो है ना वीडियो जैसे दिखने वाले बहुत ही कम रेजोल्यूशन की इमेज होते हैं ये, और इसको हम कहते हैं GIF, है ना। HTML5 हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वर्जन 5 इसको हम कहते हैं, लेटेस्ट वर्जन है HTML का। इसमें सपोर्ट जो है ना इसको इम्प्रूव किया गया है मल्टीमीडिया और इंटरेक्टिव फीचर्स के लिए, है ना। IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, तो एक क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल होता है जो कि वर्चुअलाइज कंप्यूटिंग रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है इंटरनेट पे। मान लीजिए आपके पास इतने सारे रिसोर्सेज नहीं हैं, इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, भाई कंप्यूटर जो है ना बहुत बड़े बड़े चाहिए, सुपर कंप्यूटर्स चाहिए कई सारे कैलकुलेशंस करने के लिए या काम करने के लिए, तो आप जो है ना किसी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मॉडल के जरिए आप क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू जो भी रिसोर्सेज हैं उनको इंटरनेट के माध्यम से ही वहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो होता है, ये लीगल राइट्स होते हैं जो कि ग्रांट किए गए हैं क्रिएटिव वर्क्स के लिए, जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इन सभी के लिए। इसको हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। IR इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, तो ये प्रोसेस होता है जिसमें आप रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं डेटाबेस या लार्ज डेटा सेट्स से, है ना, इसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये कंपनी होती है जो कि प्रोवाइड करती है इंटरनेट एक्सेस को और उससे रिलेटेड सर्विसेज को कस्टमर्स तक। अगला है ITIL इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी, ये एक सेट होता है, अलग अलग प्रैक्टिसेस होते हैं ना उसके लिए, ताकि IT सर्विसेज को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सके। KPI की परफॉर्मेंस इंडिकेटर एक मेजरेबल वैल्यू होता है जिससे आप परफॉर्मेंस और सक्सेस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या प्रोजेक्ट का ट्रैक कर सकते हैं।
LDAP लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल होता है जिससे आप एक्सेस और मैनेज कर सकते हैं डायरेक्टरी सर्विसेज को एक नेटवर्क पे, है ना। MAC मीडिया एक्सेस कंट्रोल एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जिससे नेटवर्क इंटरफेस को असाइन किया जाता है कम्युनिकेशन एक नेटवर्क के अंदर करने के लिए। NFC ऑलरेडी हो चुका है, ये नियर फील्ड कम्युनिकेशन। RPA रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी होता है जिससे आप ऑटोमेट करते हैं रेपिटेटिव या रूल बेस्ड टास्क। तो ऐसे टास्क जो बार बार आपके कंपनी में इस्तेमाल होते हैं, रेपिटेटिव है ना, डेली उसका इस्तेमाल है, तो इसको आप रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन के जरिए जो है ना वो ऑटोमेट कर सकते हैं। ऐसे टास्क जो रूल बेस्ड है, जहाँ पर आपने रूल लगा दिया कि इफ़ दिस देन दिस, इफ़ दिस देन दिस, अगर ऐसा कोई टास्क है तो आप सॉफ्टवेयर रोबोट्स का यूज़ कर सकते हैं ना। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको हम कहते हैं। सिमुलेशन होता है ह्यूमन इंटेलिजेंस का, मतलब हूबहू ह्यूमन इंटेलिजेंस की कॉपी करने की कोशिश है, जिसमें मशीन लर्निंग होता है, यानी मशीन्स खुद से ही सीखने लगते हैं और आगे चल के जो है वो अपना इंटेलिजेंस जो है वो डेवलप करते हैं। और वही मशीन लर्निंग जो हमने बात किया, तो ML इसको हम कहते हैं। मशीन लर्निंग एक सबसेट है AI का जिसका फोकस है सिस्टम्स बिल्ड करना जो कि डेटा को लर्न करे और डेटा से सीखे खुद का इंटेलिजेंस रेडी करने के लिए। IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो जितने चीज़ें आपके आसपास हैं जो कि इंटरनेट से जुड़ रही हैं अभी, जैसे स्मार्ट बल्ब आप देख रहे हैं, स्मार्टफोन तो आपने देखा ही है, स्मार्ट टीवी हो गया, स्मार्ट आपका जो है ये लाइट हो गया, है ना। तो ये सभी चीज़ें क्या है, ये स्मार्ट होम हो गया, पूरा आपके होम में स्मार्ट किचन, ये सारी चीज़ें स्मार्ट। तो ये नेटवर्क हो इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस को होता है जो आपस में कनेक्ट होते हैं, वो कम्युनिकेट कर सकते हैं दूसरे से, डेटा को शेयर कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। और आप जो है ना अपने डेली के जीवन की जो चीज़ें हैं इसमें इंटरनेट के इस्तेमाल से उनको ईज़ कर सकते हैं, उसमें ईज़ ला सकते हैं, आसान बना सकते हैं। BI बिजनेस इंटेलिजेंस कहते हैं, डेटा एनालिसिस का यूज़ करके आप इन्फॉर्म्ड बिजनेस डिसीजंस लेते हैं, ऐसे डिसीजंस लेते हैं जिसमें आपको लॉस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। SDK सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट कहते हैं इसको, एक सेट होता है सॉफ्टवेयर टूल्स या लाइब्रेरी का जहाँ पर डेवलपर्स जो है ना वो एप्लीकेशंस को क्रिएट करते हैं स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स के लिए, इन सेट्स का यूज़ करके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट कहते हैं। VLAN वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं इसको, एक लॉजिकल नेटवर्क होता है जिसमें कि अलग अलग डिवाइसेज जो है ना वो आपस में जुड़े होते हैं, उनके फिजिकल लोकेशन चाहे कहीं भी हो, है ना, इसको हम वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ऑलरेडी हो चुका है, और वाईफाई ऑलरेडी हो चुका है, XML ऑलरेडी हो चुका है, और देखिए अगेन वाईफाई आ गया। ZIF ज़ीरो इंसर्शन फोर्स एक टाइप का सॉकेट होता है जो कि कंप्यूटर्स में यूज़ होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, जिसमें कि कोई भी फोर्स या कोई भी एक्स्ट्रा प्रेशर आपको नहीं लगाना पड़ सकता है कंपोनेंट को इंसर्ट करने के लिए, इसको हम कहते हैं जीरो इंसर्शन फोर्स, है ना। तो ये सॉकेट होता है कंप्यूटर्स में। तो इसी के साथ लगभग 75 के आसपास हमने फुल फॉर्म देखे, ये बाकी जो है रिपीटेड है। ये अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है आज का हमारा, तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए हमारे इस एफर्ट के लिए, और साथ ही साथ ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर रात को 10 बजे प्राप्त हो जाएगा। तो वहाँ से आप ये जो PDF है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे ही लगभग हमने एब्रिविएशंस कवर किए हुए हैं, और जो एब्रिविएशंस रह जाए तो आप मुझसे टेलीग्राम पर प्रतीक सर डाउट ग्रुप बना है, वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। इनमें से कोई भी एब्रिविएशन अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ वहाँ पर, है ना। और वहाँ पर अगर आप जुड़े होंगे तो आप देख रहे होंगे कि बहुत ही फ्रूटफुल और बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक और वहाँ पर अगर आप जुड़े होंगे तो आप देखते होंगे कि वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा माहौल है जिसमें कि स्टूडेंट्स भी एक दूसरे का हेल्प करते हैं, और मुझे एक मौका मिलता है आप सभी का हेल्प करने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं वहाँ से जुड़ना तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिंक मांग सकते हैं, इनवाइट ओनली ग्रुप है, वहाँ से मैं आपको जोड़ दूंगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में यहीं तक, मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर के साथ। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।